प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर के क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर 2 है, जिसका नाम आप जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, ये इसका नाम है। और ये कौन सी वाली वीडियो होने वाली है? 12th। कौन सी? 12वां लेसन होने वाला है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। तो बोहर, नेल्स बोर आपने नाम सुना था, 9th क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा बोहर मॉडल। बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, एनर्जी लेवल में घूमते हैं, वो सारी बातें बताई थी। 2n² नियम दिया था, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आते हैं। तो वही बोहर है ये। इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक मॉडल दिया है। क्या कहा है कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग एनर्जी लेवल में घूमता है, जिन एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट, यानी कि क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ हाइड्रोजन परमाणु में घूमता है, और जिस गोलाकार पथ में यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूमता है उसे क्या कहते हैं? कोश कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और दूसरी बात ये कही थी कि जब वो घूमता है तो घूमते टाइम पर उसकी एनर्जी फिक्स होती है, टाइम के साथ एनर्जी नहीं बदलती, यानी कि समय के साथ इसकी ऊर्जा नहीं बदलेगी। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है। ठीक है। और क्या कहा था, अगर वो नीचे, जैसे ये एनर्जी लेवल है n = 1, n = 2, n = 3, ये एनर्जी लेवल है ना। क्या कहा था कि जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी कि n = 1 से n = 2 में जाए या 3 में जाए, तो उसको एनर्जी लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और अगर लोअर से हायर से लोअर में आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये इसने कुछ बातें कही थी। और अगर जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो उस जिस एनर्जी को ये ले रहा होगा या दे रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा, उस एनर्जी की कुछ फ्रिक्वेंसी भी होती होगी, आवृत्ति। उस फ्रिक्वेंसी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ΔE/h। उस एनर्जी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला दिया था। ΔE के लिए क्या लिख सकते हैं? E2 - E1, यानी कि हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी लेवल, है ना, या फाइनल एनर्जी लेवल माइनस इनिशियल एनर्जी लेवल अपॉन h। ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है। और क्या कहा था? मोमेंटम के बारे में बात की थी। किसके बारे में? मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात की थी, चुंबकीय आघूर्ण के बारे में। क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसमें करंट होगा, चार्ज है तो करंट है, और करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th में कि जिसमें चार्ज होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वही तो जहाँ चार्ज होगा वहाँ करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है mvr। यहाँ लिखते हैं उसे MEVR। Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं ना। इसकी वैल्यू हमेशा आती है NH/2π के फॉर्म में। किसमें? NH/2π। H/2π क्या है? पैकेट है एनर्जी का, है ना, या मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या है? पैकेट है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या है? क्वांटम है। क्या है? क्वांटम। यानी कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट वो फ्रैक्शन में नहीं होता, वो भी मैग्नेटिक मूवमेंट भी छोटे छोटे पैकेट में होता है। उस छोटे से पैकेट को क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। इसको कहते हैं क्वांटाइज। मैग्नेटिक मूवमेंट इज क्वांटाइज, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा होता है? क्वांटाइज होता है। बात समझ में आई? तो ये इसने ये सारी बातें कही थी। ठीक है। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। क्या है ये? मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इस फॉर्मूले में H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक्स का
कांस्टेंट। प्लैंक स्थिरांक पढ़ाया था, क्या होती है वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34। ये प्लैंक्स की वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की। एन क्या है, एन एनर्जी लेवल 1 2 3 4 हो सकते हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, न्यू। ये v क्या है, ये v है स्पीड या वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से तो घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई स्पीड होगी कि नहीं होगी, ये वेलोसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग है, जिस स्पीड से वो चक्कर लगा रहा होगा। और r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि कोश की त्रिज्या, कोश की त्रिज्या है, कोश की त्रिज्या। भाई ये जिसके चक्कर लगा रहा है इसकी एक त्रिज्या होगी कि नहीं होगी। इसके लिए रेडियस मान लो ये रही r1, इसके लिए रेडियस r2, इसके लिए रेडियस r3। तो जिसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जिस ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी अपनी त्रिज्या होगी, वो त्रिज्या क्या है, r है, ठीक है। इन फॉर्मूले में बात क्लियर हुई। अब ये जो सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं कि हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और जिस रास्ते पे चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, कोश या एनर्जी लेवल कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो टाइम के साथ यानी कि समय के साथ उसकी ऊर्जा बदलेगी नहीं, ऊर्जा फिक्स रहती है, निश्चित रहती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, जब वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, और हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। और उस एनर्जी को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्या लिखना है नेक्स्ट पॉइंट, कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, जो चुंबकीय आघूर्ण है, उसकी वैल्यू क्वांटाइज रहती है, यानी कि पैकेट के रूप में होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू पैकेट के रूप में होती है, और जिसको हम कैसे दिखाते हैं, h/2π के रूप में दिखाते हैं, ठीक है। और n क्या हो गए, वैल्यू 1 2 3 4 NH/2π के फॉर्म में। अगर एक के लिए कहे तो एक, दो के लिए कहे तो दो। बात क्लियर हुई। इन चीजों को लिखें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, क्या लिखेंगे, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, यानी कि इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, H परमाणु में, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, जिसे कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, कोश कहते हैं, या इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं आप डायग्राम में, एनर्जी लेवल यानी कि ऊर्जा स्तर कहते हैं, ठीक है। ये पहली पॉइंट समझ में आया। जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के चारों तरफ घूमता है, उसको जिस रास्ते में घूमता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट या कोश कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, जब वो उसमें घूमेगा ना, ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी से घूमता है, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम,
डज नॉट चेंज विद टाइम, यानी कि समय के साथ नहीं बदलती एनर्जी। क्या लिखेंगे कि कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं बदलती, समय के साथ नहीं बदलती। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, जब वह इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, यानी कि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी गेन करता है, और हायर से लोअर में आता है तो एनर्जी लूज करता है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, then it absorb energy, ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड लूज एनर्जी, और एनर्जी लूज करेगा when comes from, या लूज कह दो या रिलीज कह दो या एमिट कह दो, एंड एमिट एनर्जी when comes from हायर टू लोअर ऑर्बिट, हायर टू लोअर ऑर्बिट, है कि नहीं। अगर ऊंचे स्तर से नीचे पे आएगा तो ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। हिंदी में लिख दूं, जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ऊर्जा स्तर में जाता है, तब ऊर्जा अवशोषित करता है, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, तब ऊर्जा अवशोषित करता है, एवं उच्च से निम्न में आने पर, उच्च से निम्न में आने पर क्या करेगा, आने पर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। उस एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो, इस एनर्जी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यानी कि ये जो हमने पॉइंट बनाया वो थर्ड पॉइंट में आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूले दोनों ये थर्ड पॉइंट के हो गए। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड मीन्स, या ऐसे लिख लें, इट इज ऑलवेज इन द मल्टीपल ऑफ, किसके मल्टीपल में होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, h/2 पाई, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण किस रूप में होता है, h/2 पाई के रूप में या गुणा में होता है, h/2 पाई के गुणा में होता है। ये हो गया पॉइंट, है ना। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। इसके लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको फोर्थ पॉइंट में लिख देना है, ठीक है। और उसके नीचे ये वाले पॉइंट्स लिख देने हैं, आर क्या है, एम ई क्या है, ये सारी चीजें लिख देनी है। बात क्लियर हुई, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम कमियां पढ़ेंगे, इस मॉडल की कमियां क्या क्या हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लेंगे सब बच्चे। देखिए बेटा, देखिए इधर ऑन हो गया ना, देखिए
जो हमने बोर मॉडल पढ़ा है ना, उसके और 2 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्या? एक तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेट, मतलब किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहला कक्ष है, n=1 में कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, या दूसरे में कितनी है, या तीसरे में कितनी है, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एनर्जी इन n यानी कि जिसमें भी पूछा है उसमें, -RH 1/n², इससे निकाल सकते हैं। n क्या है? ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 जो भी हो। RH क्या है? रेबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग स्थिरांक। इसकी वैल्यू है 2.18 × 10⁻⁻18 1/n²। तो जैसे अगर हमसे 1 में पूछे कि पहले ऑर्बिट में हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ 1² हो जाएगा, यानी कि इतनी ही हो जाएगी। 2 के लिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के लिए 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस फॉर्मूले से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एक तो पॉइंट हो गया ये। दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, ये जो हमने मॉडल पढ़ा है ये हाइड्रोजन के लिए अप्लाई है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो ये ही मॉडल, यानी कि इस मॉडल का यूज हम वहां भी कर सकते हैं, ऐसे आयन जिनमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 1 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे, है ना, किसके लिए? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, कोई भी आयन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो उसमें लगा सकते हैं हम इस मॉडल को। कैसे? जैसे मान लो हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। हीलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 चला गया, हीलियम पॉजिटिव हो गया, तो इसमें 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है। अब He पॉजिटिव के लिए लगा सकते हैं। हीलियम के बाद लिथियम आता है, Li2 पॉजिटिव के लिए लगा सकते हैं। लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 चले गए तो 1 बचा, लिथियम के लिए लगा सकते हैं, है ना, Li2 पॉजिटिव। बेरिलियम 3 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके लिए लगा सकते हैं। समझ रहे हो? यानी कि ऐसे आयन जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें भी हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है? तो आयंस के लिए अगर आपको फॉर्मूला लगाना है एनर्जी निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो 1/n² था इसकी जगह Z/n² हो जाएगा, है ना। बाकी तो सेम है, n1 की जगह Z² आ जाएगा। और Z क्या है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है ना, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, ऐसे ही एटॉमिक नंबर है। और रेडियस भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछे कि तीसरे एनर्जी लेवल की वो कितनी है रेडियस, तो क्या करोगे आप? n की जगह 3 रख दोगे, z की जगह z की वैल्यू रख दोगे और रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है? 52.9 n²/z, ये रेडियस निकालने का, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है। Rn क्या है यहाँ पर Rn है रेडियस ऑफ n ऑर्बिट, रेडियस ऑफ n ऑर्बिट, यानी कि n कक्ष में त्रिज्या या n कक्ष की त्रिज्या है। बात क्लियर हुई? तो यहां तक बोर मॉडल कंप्लीट हो गया। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कमियां क्या थी आगे पढ़ेंगे, है ना। यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए।